नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत द्वारा जो राज्य की उत्पत्ति होती है वो किस प्रकार होती है, राज्य का स्वरूप किस तरह का होता है। तो हमने पिछली क्लास में लॉक के सामाजिक समझौते के बारे में पढ़ा, जिसमें उसने मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया। प्राकृतिक अवस्था चूँकि लॉक के अनुसार एक पारस्परिक सद्भाव सहयोग की अवस्था थी, जिसमें कि प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक कानूनों का बोलबाला था, जिसमें मनुष्य आपसी सहयोग प्रेम से रहते थे। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने मिलकर एक समझौता किया और समझौते के बाद जो राज्य उत्पन्न हुआ तो उसके क्या कारण थे। तो प्राकृतिक अवस्था में लॉक के अनुसार कुछ असुविधाएं थी, तो उन असुविधाओं से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने मिलकर समझौता किया। प्राकृतिक अवस्था में कुछ, हालांकि प्राकृतिक अवस्था एक स्वर्णिम अवस्था थी, पारस्परिक सहयोग की, शांति और विवेक की अवस्था थी, लेकिन फिर भी उसमें 3 असुविधाएं थी, 3 कठिनाइयाँ थी, जिससे कि लोगों ने छुटकारा पाने के लिए एक समझौता किया और उस समझौते के आधार पर राज्य की उत्पत्ति की। तो पहले उसमें 3 कठिनाइयाँ थी, 3 असुविधाएँ थी, जिसमें कि सर्वप्रथम जो प्राकृतिक नियम थे वो स्पष्ट नहीं थे। दूसरा, उन प्राकृतिक नियमों को क्रियान्वित करने वाली कोई सत्ता नहीं थी। तीसरा, इन नियमों का उल्लंघन होने पर दंड देने की सत्ता का अभाव था। तो इन असुविधाओं से छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों ने सामाजिक समझौते के द्वारा एक राज्य की उत्पत्ति की और उस प्रकार जो राजसत्ता की जो स्थापना हुई थी वह कुछ असुविधाओं से छुटकारा पाने के लिए हुई थी, न कि किसी प्रकार के भय या असुरक्षा की दृष्टि से हुई थी। तो इस सामाजिक समझौते के द्वारा, जैसे जहाँ हमने हॉब्स में पढ़ा था कि हॉब्स के अनुसार समझौते के द्वारा एक जो राज्य की उत्पत्ति होती है वो निरंकुश होता है, सर्वोच्च होता है, जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। लेकिन लॉक क्योंकि उदारवाद और व्यक्तिवाद का समर्थक विचारक है, जिसने व्यक्तिवादी विचारों का प्रतिपादन किया, तो लॉक के अनुसार मनुष्यों ने प्राकृतिक अवस्थाओं की असुविधाओं से छुटकारा पाने के लिए समझौता किया। और इस समझौते का जो स्वरूप इस तरह का होता है कि यह समझौता समाज के सब मनुष्यों का दूसरे मनुष्यों के साथ, मतलब सब मनुष्यों के साथ समझौता होता है और इसमें सभी व्यक्ति ने इसमें भाग लिया था। तो इस प्रकार, और इस समझौते में लॉक के अनुसार जो समझौते हुए वो 2 हुए थे, जिसमें प्रथम समझौता जो व्यक्ति के साथ हुआ उसमें नागरिक समाज की स्थापना हुई। दूसरा व्यक्ति का समाज के साथ हुआ, जिससे कि सरकार की उत्पत्ति हुई। और इस समझौते के द्वारा व्यक्तियों ने अपने सारे अधिकार राज्य को नहीं सौंपे, बल्कि 3 प्रकार के अधिकार जो जिन असुविधाओं से प्राकृतिक अवस्था को ख़त्म करने के लिए राज्य का निर्माण हुआ, तो उसके लिए 3 असुविधाएं जो प्राकृतिक जो है कानूनों की व्याख्या करना और कानूनों को बनाने वाली सत्ता, कानूनों की व्याख्या करने वाली और उसका उल्लंघन होने पर दंड देने के 3 अधिकार व्यक्तियों ने राज्य को सौंपे। तो इस प्रकार जो समाज उत्पन्न हुआ था उसमें प्राकृतिक अधिकारों, क्योंकि लॉक प्राकृतिक अधिकारों का समर्थक है और उसने यही कहा कि व्यक्ति की प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही राज्य का निर्माण हुआ है। बाकी राज्य, क्योंकि व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था के बाद जो नागरिक समाज उत्पन्न हुआ उसमें प्राकृतिक नियम या कानून समाप्त नहीं होते हैं, बल्कि उसमें वह सुरक्षित हो जाते हैं। नागरिक राज्य समाज में प्रवेश इसलिए लेते हैं ताकि उसके प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा की जा सके। तो इस प्रकार लॉक के अनुसार समझौते के बाद जो राज्य उत्पन्न होता है वह सीमित और उत्तरदायी सरकार की स्थापना करता है। और इस प्रकार लॉक के अनुसार यह समझौता जनता की स्वीकृति पर आधारित है और इसलिए सरकार जो है वो जन स्वीकृति और जन सहमति पर आधारित है और एक ट्रस्ट की तरह सरकार यह समझौता एक ट्रस्ट की स्थापना करता है, जिसमें कि जनता की स्वीकृति और सहमति से सरकार को कुछ अधिकार सौंपे जाते हैं। और यदि सरकार उन कार्यों को पूरा नहीं करती है जिसके लिए उसको बनाया गया है, तो नागरिक दूसरी सरकार की स्थापना कर सकते हैं। तो इस प्रकार लोक का जो सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य उत्पन्न हुआ वो एक सीमित और एक उत्तरदायी शासन था। तो इस प्रकार लोक एक सीमित सरकार का या संविधानवादी विचारधारा का समर्थक
बन जाता है। तो लोक के सामाजिक समझौते में हम यह देखते हैं कि समझौता सभी व्यक्तियों की सहमति पर आधारित होता है। इसमें सभी व्यक्ति समझौते का भाग होते हैं जो एक वैध और उत्तरदायी सरकार की स्थापना करता है। ये समझौता एक बार हो जाने के बाद रद्द नहीं हो सकता, ऐसा लोक ने माना है। और इस समझौते की एक और विशेषता यह है कि इस समझौते में नागरिक के साथ साथ सरकार भी इसका एक भाग होती है, इसलिए समझौता सरकार पर भी लागू होता है। क्योंकि हॉब्स ने जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है वह पूर्व राजनीतिक अवस्था थी, न कि पूर्व सामाजिक अवस्था थी। तो इसलिए लॉक ने जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया वो पूर्व सामाजिक नहीं होकर पूर्व राजनीति की थी। इसलिए समझौते के द्वारा एक सरकार की स्थापना होती है। तो इस प्रकार लॉक ने कहा है कि इस समझौते के अंतर्गत व्यक्ति अपने सभी अधिकारों का त्याग नहीं करते हैं राज्य में आने के बाद, बल्कि व्यक्ति केवल अपने 3 अधिकारों का ही प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या करना, उसको स्पष्ट करना और उसका उल्लंघन करने पर दंड देने का अधिकार, 3 अधिकारी व्यक्ति सरकार को सौंपता है। और इस आधार पर ये अधिकार जो है वो एक संपूर्ण समाज, राजनीतिक समाज में निहित हो जाते हैं जो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। एक और विशेषता इस समझौते की यह है कि लॉक का यह मानना है कि इस समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत नहीं होता है, नहीं प्राकृतिक कानून नागरिक समाज में समाप्त होते हैं, बल्कि नागरिक समाज में भी वो अधिकार उसी प्रकार बने रहते हैं जैसे प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं और प्राकृतिक कानून भी उसी तरह रहते हैं। तो इस प्रकार इस समझौते के द्वारा एक राज्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। यह समझौता एक न्यास का निर्माण करता है जिससे कि सरकार का निर्माण होता है। एक सभ्य नागरिक समाज की स्थापना इस समझौते के द्वारा होती है। तो इस प्रकार ये समझौता दोहरे रूप में होता है, जिसमें एक पहला समझौता व्यक्तियों का व्यक्ति के साथ होता है, दूसरा समझौता व्यक्ति का सरकार के साथ तो होता है। तो इस प्रकार लॉक के अनुसार लॉक के जो विचार है वो हॉब्स की बजाय रूसो के ज़्यादा करीब पाते हैं हम, क्योंकि लॉक ने एक प्रकार से सरकार को ट्रस्ट मानकर उसने एक लोकप्रिय संप्रभुता के जन स्वीकृति के सिद्धांत को या लोकतांत्रिक सिद्धांतों को हमारे सामने रखा है। तो इस प्रकार लॉक ने सामाजिक समझौता के सिद्धांत का वर्णन किया और उसके अनुसार जो राज्य उत्पन्न होता है, आज हम वह पढ़ेंगे कि लॉक के अनुसार जो राज्य समझौते के द्वारा उत्पन्न हुआ उस राज्य की क्या विशेषताएं हैं, वो राज्य किस तरह का होता है। तो प्राकृतिक अवस्था की जो असुविधाएं थी, जो कठिनाइयाँ थी, उसको दूर करने के लिए लोगों ने समझौता किया और उससे एक राज्य का निर्माण हुआ। तो उन कमियों से छुटकारा पाने के लिए जिस राज्य की स्थापना होती है वह राज्य जो है एक प्रकार से एक ऐसा राज्य है जिसमें कि व्यक्ति मिलकर भाग लेते हैं। तो यहाँ पर उस राज्य की विशेषताएं हम पढ़ेंगे। सबसे पहला कि राज्य जन सहमति पर आधारित होता है। लॉक के अनुसार क्योंकि समझौता व्यक्तियों का व्यक्ति के साथ होता है और व्यक्ति मिलकर जो समझौता करते हैं उससे सरकार की स्थापना होती है। तो इस प्रकार यह राज्य जन सहमति पर, सर्वसम्मति पर आधारित होता है। दूसरी विशेषता राज्य की कि राज्य जन कल्याण का एक साधन है। चूँकि लॉक एक व्यक्तिवादी विचारक, एक उदारवादी विचारक है, इसलिए लॉक के अनुसार राज्य एक साधन मात्र है व्यक्ति के कल्याण का और विकास का। तो राज्य व्यक्तियों के लिए, न कि व्यक्ति राज्य के लिए। तो इस प्रकार राज्य रूपी यंत्र का जो निर्माण है वो नागरिकों की भलाई के लिए किया गया है। तो इस प्रकार लॉक के अनुसार राज्य जो है व्यक्ति की जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा का एकमात्र साधन है और कुछ भी नहीं। तीसरी जो राज्य की विशेषता उसने बताई है सीमित और मर्यादित राज्य। लॉक का राज्य सीमित और मर्यादित है, न कि निरंकुश राज्य है जैसा कि हॉब्स प्रतिपादित करता है। उसके इस राज्य पर कई सीमाएं, कई प्रतिबंध लॉक स्वीकार करता है। उसका ये राज्य की जो ये सत्ता है, जो सरकार की जो सत्ता है वो एक न्यास के रूप में है और जिसका उद्देश्य व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करना है, व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा करना है। तो इस प्रकार लॉक के अनुसार राज सत्ता जो है एक ट्रस्ट की तरह है जो व्यक्ति के कल्याण के साथ जुड़ी हुई है। चौथा, एक संवैधानिक राज्य। लॉक चूँकि संविधानवादी विचारधारा का समर्थक है जिसने एक सीमित और एक मर्यादित शासन के सिद्धांत को हमारे सामने रखा। उसके अनुसार सरकार उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। तो इसलिए लॉक एक संवैधानिक राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन करता है जिसमें विधि के शासन
को अपनाया गया है, जिसमें संविधानवाद को अपनाया गया है, न कि निरंकुशता को। तो इस प्रकार लॉक ने एक ऐसे संवैधानिक राज्य की व्यवस्था की है जिसमें व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रताएं पूर्ण रूप से सुरक्षित रहती है और वो शासित जो है वो सरकार में भाग लेते हैं। तो यहाँ लॉक का यही मानना है कि जहाँ कानून का अंत हो जाता है वहीं अत्याचार प्रारंभ होते हैं। तो इसलिए उसने विधि के शासन की अवधारणा का लॉक के द्वारा प्रतिपादन किया गया, ताकि राज्य की जो शक्तियाँ हैं वो सीमित और मर्यादित रह सके। पांचवी विशेषता उसने राज्य की बताई है, एक धर्म सहिष्णु धर्मनिरपेक्ष राज्य का उसने प्रतिपादन किया। उसके अनुसार राज्य धार्मिक रूप से सहिष्णु होता है, जो व्यक्ति के धार्मिक मानों में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो यहाँ पर उसने धर्मनिरपेक्षता का प्रतिपादन किया, या उसने यहाँ पर उसके राज्य में व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता का महत्व है और व्यक्ति जो है अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो एक धार्मिक रूप से सहिष्णु राज्य की स्थापना लॉक के द्वारा की गई। एक और विशेषता जो लॉक के राज्य की है वो है नकारात्मक राज्य। नकारात्मक है उसके राज्य के कार्य नकारात्मक है, चूँकि वो एक व्यक्तिवादी और उदारवादी विचारक है, इसलिए उसका राज्य जो है वो नकारात्मक स्वरूप में होता है। नकारात्मक मतलब कि राज्य सकारात्मक कार्य नहीं करता कि वो खुद व्यक्ति के विकास और कल्याण के कार्य करे, बल्कि वो व्यक्ति के कल्याण और विकास में के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को दूर करने का काम करता है। क्योंकि लॉक का मानना है कि राज्य अधिकारों का सृष्टा नहीं होता, बल्कि व्यक्ति अधिकारों के साथ ही राज्य में प्रवेश करता है। इसीलिए राज्य का काम केवल इतना है कि वो व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करे, उसकी संपत्ति की सुरक्षा करे। तो इस प्रकार लॉक के लिए राज्य एक नकारात्मक स्वरूप में होता है, क्योंकि वो उदारवादी है। तो इसलिए लॉक का राज्य एक उदारवादी राज्य है जो जन सहमति पर आधारित है, जन कल्याण पर आधारित है। वो एक संवैधानिक राज्य है जो सीमित है, मर्यादित है, जो विधि के शासन पर आधारित है, जो धार्मिक रूप से सहिष्णु है। तो इस प्रकार लॉक के विचार हमने बच्चों पढ़े राज्य के संदर्भ में। अब हम लॉक के विचारों हमें और महत्वपूर्ण विचार है कि व्यक्तिवाद, लॉक के व्यक्तिवाद संबंधित विचार महत्वपूर्ण है, जिसको कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार लॉक ने व्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया और वो एक महत्वपूर्ण व्यक्तिवादी विचारक बन गया।